Hello dear students, welcome to our channel. Today we are going to discuss about our next topic that is oxytocin. लास्ट प्रीवियस 2 क्लासों के अंदर हमने ये देख लिया कि ऑक्सीटोसिन है वो किस तरह से फंक्शन करता है, कहाँ से उसका सिंथेसिस होता है, कहाँ पे उसका रिलीज हो रहा है, कैसे उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, क्या उसका फार्माकोकाइनेटिक्स है, क्या उसकी इंडिकेशंस है, क्या उसका फार्माकोडायनेमिक्स है, साइड इफेक्ट्स क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, साथ के साथ हमने ये देखा कि कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, इनके बारे में सबके बारे में हमने स्टडी कर लिया। आज की हमारी क्लास है वो ऑक्सीटोसिन के टॉपिक पे लास्ट क्लास होगी। ऑक्सीटोसिन के बारे में जो रिमेनिंग पोर्शन बचा हुआ है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ठीक है, वो ऑक्सीटोसिन जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आज की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ऑक्सीटोसिन के अंदर जो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर आज की हमारी जो क्लास होगी ऑक्सीटोसिन की वो नर्सिंग प्रोस्पेक्टिव पे फोकस करते हुए होगी। बाकी ओवरव्यू के लिए स्टार्टिंग के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे जो ओवरव्यू के लिए आएंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के बारे में हमने देखा था। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मोस्टली ऑक्सीटोसिन क्या करता है, स्मूथ मसल्स और यूट्रस की जो स्मूथ मसल्स होती है मायोमेट्रियम के अंदर, और यूट्रस की जो मायोमेट्रियम होती है वहाँ पर जाकर के ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करवाता है। कॉन्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या करवाता है, इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन, फोर्स फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन तीनों चीज़ें क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। क्या क्या इंक्रीज कर रहे हैं, फोर्स फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, उसको ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। जिसकी वजह से क्या होता है, डिसेंट, बच्चे का डिसेंट है या नीचे की तरफ लेट डाउन रिफ्लेक्स ऑफ बेबी वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क इंजेक्शन के अंदर भी क्या करता है, ये स्पेलिंग का मिस्टेक की गई है, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स, मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स है। ऑक्सीटोसिन ऑल्सो प्रमोट द मिल्क इंजेक्शन रिफ्लेक्स। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि ऑक्सीटोसिन है जो वो क्या करता है, मेमोरी ग्लैंड की जो मायो एपिथेलियम है उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। ठीक है, वहाँ पर जाकर के एक्ट करता है, मेमोरी ग्लैंड की मायो एपिथेलियम में क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। कहाँ करवा रहा है, मेमोरी ग्लैंड। अब मेमोरी ग्लैंड की क्या थी, मायो एपिथेलियम, मायो एपिथेलियम के अंदर जाकर के ये क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो मिल्क है, जहाँ वहाँ पर जो मिल्क का प्रोडक्शन हुआ है वो क्या हो रहा है, मिल्क है वो इजेक्ट होगा, बाहर की तरफ निकलता है। अब यहाँ पे मेरा आज का जो सवाल है आपसे वो ये है कि मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आज का सवाल आपका ये है, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क के प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है, उसका नाम बताइए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये है आज का आपके लिए सवाल। नेक्स्ट है हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे थे, हमारा जो टॉपिक है वो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है कि ऑक्सीटोसिन क्या किया जाता है। ऑक्सीटोसिन है जब इंडक्शन ऑफ लेबर में आप काम में ले रहे हो, ये भी एक इसका इंडिकेशन है। ऑक्सीटोसिन का क्या है, ये एक इंडिकेशन है कि आप ऑक्सीटोसिन को इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर आप क्या कर सकते हो, काम में ले सकते हो। ठीक है, ऑक्सीटोसिन आप क्या कर सकते हो, इंडक्शन ऑफ लेबर में आप काम में ले सकते हो। किसमें काम में ले सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर में। जब भी इंडक्शन ऑफ लेबर में इसको काम में लिया जाता है, जब भी ऑक्सीटोसिन को इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए काम में लिया जाता है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या किया जाता है, ऑक्सीटोसिन को आईवी रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है, एडमिनिस्टर थ्रू आईवी रूट के थ्रू ऑक्सीटोसिन को क्या किया जाता है, एडमिनिस्टर किया जाता है। नेक्स्ट वन पॉइंट ये कह रहा है कि जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तो उस पेशेंट के बेड साइड में हमेशा MgSO4 हमें रेडिली अवेलेबल रखना है। हमें क्या करना है, रेडिली अवेलेबल रखना है। ठीक है, रेडिली अवेलेबल रखना है। ऑक्सीटोसिन का जो इन्फ्यूजन है वो हमें क्या करना है, रेडिली अवेलेबल रखना है। कब रखना है रेडिली अवेलेबल, जब किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन है वो चल रहा है तो उस टाइम पे हमें क्या रखना होगा, MgSO4 रखना होगा। MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट हमें क्या करना है, उस पेशेंट के बेड साइड के अंदर हमेशा के लिए, हमेशा जब भी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है उस समय पेशेंट के बेड साइड में क्या रखना होगा, MgSO4। क्यों रखना होगा, इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये देखिएगा, इसका रीज़न देखिएगा आप स्टूडेंट्स। इसका जो रीज़न है कि MgSO4 क्यों रखना होगा, MgSO4 इसलिए रखना होगा क्योंकि MgSO4 क्या है, एक टोकोलाइटिक एजेंट है। टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब है डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं,
जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनको ये क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, डिक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या करते हैं, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देते हैं, ये डिक्रीज कर देते हैं। इसलिए क्या करना है, हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन के साथ हमें क्या, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा है उस समय क्या रखना है, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट हमें पेशेंट के बेड साइड में रखना है, ताकि अगर पेशेंट का यूट्रस है वो हाइपरटोनिक हो जाता है, किस वजह से, आप ऑक्सीटोसिन दे रहे हो, ठीक है, बॉडी के अंदर भी ऑक्सीटोसिन सिंथेसिस हो रहा था और आपने और दे दिया, इससे क्या होगा, ऑक्सीटोसिन जो यूट्रस है वो हाइपरटोनिक हो सकता है। उस हाइपरटोनिसिटी को कम करने की, हाइपरटोनिक होने की वजह से क्या होगा, बच्चे पे इफेक्ट पड़ेगा, उसमें ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी, इसकी धड़कन बढ़ने लग जाएगी, बच्चे का FHR है, फीटल हार्ट साउंड है, वो फीटल हार्ट रेट, FHR फीटल हार्ट रेट और फीटल हार्ट साउंड वो बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, बच्चे की लाइफ को सेव करने के लिए हमें क्या करना होगा, टोकोलाइटिक एजेंट का यूज़ करना होगा। टोकोलाइटिक एजेंट में हम किसका यूज़ करेंगे, मोस्ट कॉमनली मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करेंगे। आई थिंक आपको ये रीज़न समझ में आया होगा कि MgSO4 ऑक्सीटोसिन जब चल रहा होता है MgSO4 साथ में क्यों रखना होता है। नहीं समझ में आया, मैं दोबारा बताऊंगा, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। MgSO4 क्या करता है, टोकोलाइटिक एजेंट है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को कम करता है, ठीक है। लेकिन ऑक्सीटोसिन के साथ क्यों देना है, ऑक्सीटोसिन के पास क्यों रखना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से हो सकता है कि आपके पेशेंट का जो यूट्रस है वो क्या हो जाए, हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव। अगर यूट्रस हाइपर एक्टिव हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करना होगा, टोकोलाइटिक एजेंट्स का यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिए इंडिकेशन की बात करें, हमने लास्ट की 2 क्लासों में भी हमने इंडिकेशन पढ़े थे कि कौन कौन से वो भी हैं, साथ में इंक्लूड किए 2 इंडिकेशन और इंक्लूड कर लिएगा, जो नए मिले थे वो मैंने आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट वन है इंडक्शन ऑफ लेबर। जब भी हमें लेबर इंड्यूस करना होता है, इंड्यूस करना होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम इसका यूज कर सकते हैं। नॉर्मली इसका यूज़ किया जाता है जब हॉस्पिटल सेटिंग्स के अंदर आप डिलीवरी कंडक्ट करवाने जा रहे हो, ताकि क्या हो सकता है, ताकि इसका यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो अच्छे से आ सके, अच्छी सी फ्रीक्वेंसी, फोर्स और ड्यूरेशन के साथ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ सके, और जो डिलीवरी है वो ईजिली टू कंडक्ट डिलीवरी कंडक्ट हो सके, ठीक है। उसके लिए हम इंड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, हमें डिलीवरी करवानी है, उस कंडीशन के अंदर हम इंडक्शन ऑफ लेबर के अंदर कर सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर, द प्रोसेस ऑफ लेबर, टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लेबर की प्रोसेस को स्टार्ट करने को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। नेक्स्ट वन है टू मैनेज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन, टू मैनेज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन। इनकम्प्लीट अबॉर्शन की बात करें, तो इसका मतलब ये है कि जो कंसेप्शनल प्रोडक्ट है, कंसेप्शनल प्रोडक्ट रिमेन इन यूट्रस, जब कंसेप्शनल प्रोडक्ट मतलब जो भी एम्ब्रियो वगैरह बने थे, ठीक है, जो एम्ब्रियो वगैरह बने थे उसका कुछ अमाउंट तो क्या हुआ, अबॉर्शन के साथ निकल गया। लेकिन इनकम्प्लीट अबॉर्शन का मतलब है कि बच्चा तो मर चुका है, मतलब जो एम्ब्रियो था वो तो डेड है, लेकिन क्या हुआ, जो कुछ उसके जो डेब्रीज हैं, प्लासेंटा वगैरह हैं, जो भी पोस्ट कंसेप्शनल जो भी प्रोडक्ट था, उसके जो कुछ डेब्रीज है वो यूट्रस के अंदर बचे हुए हैं, जिनकी वजह से बार बार मेटरनल साइट पे क्या हो रही है, वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। तो उस समय हम क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन लगा करके जो भी रिटेन प्रोडक्ट हैं, जो भी रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है यूट्रस के अंदर, उनको बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है कि टू मैनेज द इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी रिमेन प्रोडक्ट हैं या डेब्रीज है उनको हम उसका जो भी यूट्रस के अंदर जो भी कचरा है, ठीक है, जो भी कचरा इन द सेंस कि वहाँ पे जो सेल्स का डेब्रीज बना हुआ है उसको हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। अबॉर्शन तो हो ही गया, उसके बाद जो बचा हुआ वो सारा का सारा डेब्रीज है, और वो डेब्रीज अगर कुछ अमाउंट में अगर अंदर रह गया तो वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट अबॉर्शन। अब उस इनकम्प्लीट अबॉर्शन के अंदर हम क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन लगा करके हम क्या करेंगे, जो डेब्रीज अक्यूमुलेटेड, जो यूट्रस के अंदर जो डेब्रीज अक्यूमुलेटेड है उसको हम क्या कर लेंगे, बाहर की तरफ निकाल लेंगे। नेक्स्ट वन है कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनके अंदर हमें बच्चे जो मैटरनल साइड पे या मैटरनल कंडीशन में हमें क्या नहीं यूज़ करना है, हमें ऑक्सीटोसिन वो यूज़ नहीं करना है। फर्स्ट वन देखिए, एक्टिव कार्डियक हिपेटिक एंड पल्मोनरी किडनी डिजीज। एक्टिव कार्डियक हिपेटिक एंड पल्मोनरी और किडनी डिजीज, इनके अंदर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है, देखते जाइए। अगर कार्डियक सिस्टम के अंदर आप दोगे तो बच्चे का जो भी हार्ट रेट वगैरह है वो इंक्रीज होने के चांसेस हैं, ठीक है, हार्ट रेट इंक्रीज होगी, हाइपोटेंशन होगा, हमने पढ़ा था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट के अंदर। अगर ऑक्सीटोसिन की डोज ज़्यादा हो जाती है, ठीक है,
उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हाइपोटेंशन होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया ये देखा था हमने जब सीवीएस के ऊपर हमने इफेक्ट देखे थे, ऑक्सीटोसिन के इफेक्ट देखे थे हमने सीवीएस के ऊपर। तो उस कंडीशन के अंदर हमने ये भी देखा था कि सीवीएस के अंदर अगर आप नॉर्मल कन्वेंशनल डोज यूज़ कर रहे हो उस कंडीशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप हाई डोज यूज़ कर रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि आपके पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन और टेकिकार्डिया हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर पेशेंट पहले से बीमार है, पेशेंट का हार्ट पहले से डिजीज कंडीशन से सफ़र कर रहा है, उस कंडीशन के अंदर अगर आप ऑक्सीटोसिन दोगे तो हो सकता है उसके अंदर टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाए, हाइपोटेंशन, टेकिकार्डिया सारी कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट वन है हिपेटिक। मैंने पहले ही बताया था कि जो भी मैक्सिमम मेडिकेशंस होती हैं उनका मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है, लीवर के अंदर। तो अगर हिपेटिक, अगर लीवर खुद बीमार है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। लीवर खुद बीमार है तो वो क्या नहीं कर पाएगा, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा तो ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा और एक लेवल पे उसकी टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी। या फिर ऑक्सीटोसिन का जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या राइज होंगे, उस कंडीशन पे हम खुद देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएंगे। वहाँ पर स्टार्ट हो जाता है आपका, क्या स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर, ये स्टार्ट हो जाएगा हिपेट, जो ऑक्सीटोसिन है उसका, उसके अंदर जो एक्यूमुलेशन है टॉक्सिसिटी, मतलब जो यूट्रस है, ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे ही हाई बनेगा, मेटाबॉलिज्म हो नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा पा रहा है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल जैसे बढ़ेगा तो आपका जो फीमेल है उसका यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाता है। और हाइपरटोनिक यूट्रस होने भी एक बहुत ही ऑब्स्टेटिक इमरजेंसी कंडीशन आती है। नेक्स्ट में ना पल्मोनरी एंड किडनी डिजीज। अगर किडनी डिजीज़ के अंदर है तो हमने पढ़ा था कि जो किडनी के अंदर देखें तो ये ऑक्सीटोसिन किस तरीके से काम कर सकता है। अगर हाई डोज पे दिया गया तो ये एडीएच के जैसे काम करेगा, एडीएच के जैसे काम करेगा तो क्या होगा, H2O सोडियम प्लस वाटर प्लस सोडियम और वाटर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा तो क्या होगा, किडनी में प्रॉब्लम होगी, साथ के साथ उस वाटर के रिटेंशन की वजह से क्या हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। क्योंकि लंग्स के अंदर सर्कुलेटरी बढ़ेगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ेगा, सर्कुलेटरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, हार्ट पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ पल्मोनरी सिस्टम में लंग्स के ऊपर भी एडिमा वगैरह है, लंग्स पे भी इम्पैक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही क्लास में लेक्चर वीडियोस आपको समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर किसी भी क्लास या किसी भी पॉइंट में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है सिजेरियन सेक्शन और मेजर यूटेराइन सर्जरीज। सिजेरियन सेक्शन और मेजर यूटेराइन सर्जरीज के अंदर हमें ऑक्सीटोसिन को यूज़ नहीं करना है। ऑक्सीटोसिन यूज़ क्यों नहीं करना है, अगर मान लीजिए किसी फीमेल है उसका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हो रखा है, इसका मतलब देखिए ये यूट्रस कोशिश की जा रही है बनाने की, ठीक है, ये यूट्रस बनाया। प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन के अंदर क्या किया गया था, यहाँ से बच्चे को लोअर सेगमेंट में एक इंसिजन लगाया गया और यहाँ से खोल के और बच्चे की डिलीवरी करवा ली गई थी। अब यहाँ पे क्या लगे हुए, स्यूचर लगे हुए भाई साहब, यहाँ पे लगे हुए टाँके। ठीक है, मान लीजिए फीमेल की प्रेगनेंसी वो 3 साल से पहले ही हो चुकी है, दोबारा वो प्रेग्नेंट होकर के डिलीवर करने के लिए आ चुकी है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ पर क्या डेवलप हो रखा है, एक स्कार डेवलप हो रखा है। वो स्कार है, हो सकता है पूरी तरह से हील ना हुआ हो, वीक हो। उस कंडीशन के अंदर अगर आप ऑक्सीटोसिन यूज़ करोगे तो क्या होगा, यहाँ से वो स्कार है वो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, यहाँ से यूट्रस के रप्चर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, ऑक्सीटोसिन को यूज़ नहीं करना है। सेम यूट्राइन सर्जरी, अगर कोई यूट्रस की सर्जरी हो रखी है तो क्या होगा, वहाँ मान लीजिए यूट्रस की कोई भी सर्जरी हो रखी है, आपने मायोमा एक्सट्रैक्ट किया था, ठीक है, मायोमा पे एक्सरसाइज किया था, यहाँ पे आपने क्या लगाए, टाँके लगाए। अब आप डिलीवरी करवाने के लिए आ गए हो दोबारा, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, यहाँ का जो स्कार है वो काफ़ी वीक है, वीक होने की वजह से क्या हो सकता है, वो रप्चर हो सकता है। ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। नेक्स्ट वन है एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस आ गए। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। तो एडवर्स इफेक्ट और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात करें तो एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, डिसअरिथमिया, चेंजेज इन ब्लड प्रेशर आ सकते हैं, यूटेराइन रप्चर हो सकता है, वाटर इंटॉक्सिकेशन मैंने पहले ही समझा दिया है कैसे होगा वाटर इंटॉक्सिकेशन, क्योंकि जैसे ही हाई अमाउंट या हाई डोज के अंदर आप यूज़ करोगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, ऑक्सीटोसिन वो एडीएच के लाइक काम करने लग जाएगा, और एडीएच के लाइक काम करने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे वो सोडियम और वाटर का क्या कर देगा, रिटेंशन कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को वहाँ पे मिल सकती हैं। नेक्स्ट वन है हाइपरटेंशन है, हाइपर एक्टिविटी। हाइपरटेंशन में भी नहीं रहना है, क्योंकि वहाँ पर क्या हो सकता है,
हाइपरटेंशन के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन से ज़्यादा होंगे तो क्या होगा, वहाँ पर हाइपरटेंशन होगा। हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन आप मिला करके बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपरटेंशन, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन है वो कोज हो सकता है। हाइपर एक्टिव यूट्रस, हाइपर एक्टिव यूट्रस में कभी नहीं देना है। हाइपर पहले से यूट्रस एक्टिव था, आपने ऑक्सीटोसिन और दे दिया तो यूट्रस है वो क्या हो जाएगा, रप्चर होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, फीटल हार्ट रेट, कोई भी मान लीजिए फीटल हार्ट रेट है उसके अंदर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, फीटल हार्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर भी नहीं देना, क्योंकि जैसे ही आप ऑक्सीटोसिन दोगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो यूट्रोप्लासेंटल है उस सर्कुलेशन के अंदर इम्पेयरमेंट आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो यूट्रस जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या नहीं होगा, वहाँ पे ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और प्रॉपर नहीं होने की वजह से फीटल हार्ट रेट के अंदर या फीटस के अंदर जो भी चेंजेस आने की कंडीशन है वो पूरी अराइज हो सकती है। ठीक है, ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन और साइड इफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट है पोस्टपार्टम हेमरेज, यूट्रस में भी बिकम अटोनिक। ठीक है, अगर पोस्टपार्टम हेमरेज है उस कंडीशन के अंदर यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए अटोनिक बन गया, आपका यूट्रस है वो अटोनिक बन चुका है, तो उस कंडीशन के अंदर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि टोनसिटी जा चुकी है। नेक्स्ट वन है पेशेंट विद जेनाइटल हर्पीज। पेशेंट विद जेनाइटल हर्पीज है, इसमें क्या है, नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। नॉर्मल डिलीवरी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नॉर्मल डिलीवरी जेनेटल हर्पीज़ में नॉर्मल डिलीवरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्यों है, क्योंकि जेनेटल हर्पीज़ के अंदर जैसे ही बच्चा, मान लीजिए ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये यूट्रस है और यहाँ पर जेनेटल हर्पीज़ के वहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डिजीज़ कंडीशन अराइज हो रखी है जेनेटल हर्पीज़ की, और इधर से मान लीजिए इसी रास्ते से आप बच्चा डिलीवर कर रहे हो, इसी रास्ते से आप बच्चा डिलीवर करोगे तो क्या होगा, बच्चा क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। मतलब जो जेनेटल हर्पीज़ था वो मैटरनल जेनेटल हर्पीज़ था, वो क्या हो जाएगा, बच्चे के अंदर भी ट्रांसफ़र होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नर्सिंग इंटरवेंशन की। जब किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर एक एज ए नर्स हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती। तो फर्स्ट वन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि हमें क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक कर रहे हैं, हर 15 मिनट के अंदर पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने, ताकि हमें ये पता चल सके कि ऑक्सीटोसिन की वजह से उसके पेशेंट के वाइटल साइन के अंदर कोई चेंजेस आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना, वाइटल साइन, स्पेशली वाइटल साइन के अंदर स्पेशली हमें क्या करना है, ब्लड प्रेशर, क्योंकि हाइपोटेंशन कॉज हो सकता है, हार्ट रेट, वेट, इनटेक आउटपुट चार्ट और लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एंड लंग साउंड्स को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है। इन ये सारे क्यों असिस्ट करने हैं उनके बारे में मैंने आपको डिटेल से पिछली मतलब लास्ट स्लाइड्स के अंदर हमने बता दिया है। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्यों चेक करना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से हाइपोटेंशन होगा। अगर मेटरनल हाइपोटेंशन होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो यूट्रोप्लासेंटल जो एफिशिएंसी है, एडिक्वेसी है, वो इम्पेयर्ड हो जाएगी और बच्चे को प्रॉपर अमाउंट के अंदर ब्लड नहीं मिलेगा। हार्ट रेट है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट वन है वेट और इनटेक आउटपुट चार्ट। क्यों, क्योंकि हो सकता है सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो रहा है। अगर सोडियम और वाटर का रिटेंशन होगा तो क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा तो वेट है वो क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है हमारे साथ। ठीक है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, CNS पे तो कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, CNS के मैटरनल मदर की CNS सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के ऊपर तो कोई इंपैक्ट नहीं है। इस वजह इसको असिस्ट करने के लिए, लंग साउंड्स को असिस्ट करने के लिए, ताकि जो फ्लूइड सर्कुलेटरी ओवरलोड हुआ है या फिर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ उसकी वजह से लंग्स के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, बार बार हर 15 मिनट से पेशेंट के हमें क्या करने, वाइटल साइन चेक करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को भी असिस्ट करना है। तो यूट्रस के हर 15 मिनट से वाइटल साइन लेने, साथ ही साथ हमें क्या करना है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शंस को हमें क्या करना है, असिस्ट करना है। तो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को जब भी हम असिस्ट करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर हम क्या असिस्ट करेंगे, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड फोर्स ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वो क्या करते हैं, असिस्ट करते हैं। फ्रीक्वेंसी को असिस्ट करते हैं, ड्यूरेशन को असिस्ट करते हैं और फोर्स ऑफ यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी देर में आ रहे हैं, ड्यूरेशन कितनी देर के लिए आ रहे हैं, ठीक है, कितनी देर में कॉन्ट्रैक्शन आए, मतलब 1 से 2 कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में आए, कितनी देर के लिए आए, ठीक है, और किस फोर्स के साथ आए। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, हर 15 मिनट में चेक करनी है। उसके साथ साथ हमें ये भी चेक करना है कि फीटल हार्ट रेट का क्या स्टेटस चल रहा है, फीटल हार्ट रेट। ठीक है, फीटल हार्ट रेट को चेंज, अगर फीटल हार्ट रेट है उसको मॉनिटर करके रखना है। अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, फीटल हार्ट रेट की बात करें तो 120 FHR फीटल हार्ट रेट है, 160 तक ये फीटल हार्ट रेट है वो क्या मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, ये क्या मानी जाती है, नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर अगर मान लीजिए फीटल ऑक्सीटोसिन देने के बाद फीटल हार्ट रेट है वो 120 से नीचे है या फिर 160 से बहुत ज़्यादा बाहर है, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, इमीडिएटली हमें डॉक्टर को बताना है कि सर फीटल हार्ट रेट के अंदर ये सारे चेंजेस प्रेजेंट है।
ठीक है। तो वो सारा कुछ हमें डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है, ताकि डॉक्टर उसके अकॉर्डिंग हमें कोई भी इंटरवेंशन करने के लिए बोले, वो इंटरवेंशन करके हम क्या कर सकते हैं, फीटस की लाइफ को हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये देखना है कि उसके बाद हमारा ये पॉइंट, ये नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कहता है कि जब भी आप ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर रहे हो तो हो सकता है वहाँ तक आप क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करो। क्या करो? इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करो। इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ क्यों करना है? ताकि इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का मैंने आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, मैं पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने बता चुका हूँ इन्फ्यूजन थेरेपी के अंदर, कि इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फ्लूइड है उसको एक कैलकुलेटेड अमाउंट के अंदर हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। उससे उसकी टॉक्सिसिटी के हाइपर जो भी लेवल है उसके हाइपर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ऑक्सीटोसिन हो सके वहाँ तक हमें क्या करना है, ऑक्सीटोसिन को हमें इन्फ्यूजन डिवाइसेस के थ्रू ही हमें एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन है, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उसको हमें क्या करना है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है, केयरफुली मॉनिटर। जब ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, उसको केयरफुली मॉनिटर करना है। अब केयरफुली मॉनिटर करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर ध्यान रखना है, पेशेंट को कभी भी हमें क्या नहीं करना है, अकेला नहीं छोड़ना है। ठीक है। वाइल ऑक्सीटोसिन इज इन्फ्यूजिंग, जब भी ऑक्सीटोसिन चल रहा है, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उसको उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, पेशेंट को अकेला कभी नहीं छोड़ना है। ठीक है। डू नॉट लीव द पेशेंट अलोन वाइल ऑक्सीटोसिन इज इन्फ्यूजिंग। जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या नहीं करना है, हमें पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ना है। तो ये सारा मैंने अब तक बता दिया है। नेक्स्ट वन है, ठीक है, फीटल हार्ट रेट और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। हाइपरटोनिक हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और फीटल हार्ट रेट को हमें क्या करना है, रेगुलर इंटरवल के ऊपर असिस्ट करना है, ताकि हमें यूट्रस के बारे में ये पता चल सके कि यूट्रस हाइपरटोनिक तो नहीं हो गया। फीटल हार्ट रेट के बारे में हमें ये पता चल सके कि फीटल हार्ट रेट है वो टेकीकार्डिया या ब्रेडीकार्डिया के अंदर तो नहीं चली गई है, क्योंकि ये तीनों कंडीशन ही हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल है और इनके अंदर हमें एक्स्ट्रा मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन है, वाटर इंटॉक्सिकेशन के साइन एंड सिम्टम्स को हमें क्या करना है, असिस्ट करना। वाटर इंटॉक्सिकेशन की बात करें, मैंने पहले ही बता दिया कि ऑक्सीटोसिन वो एडीएच के जैसे भी काम कर सकता है। अगर आप हाई डोज के अंदर ऑक्सीटोसिन दे रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि जो ऑक्सीटोसिन है, हो सकता है कि जो आपने ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर किया वो ऑक्सीटोसिन क्या करने लग जाए, किडनी के अंदर जाकर के वाटर और सोडियम का रिटेक्शन करेगा और उसकी वजह से वाटर इंटॉक्सिकेशन, मतलब वाटर का अमाउंट है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट में, जब भी किसी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज हो रहा है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, जो भी इमरजेंसी आर्टिकल्स जैसे कि लेरिंजियोस्कोप है, एंडोट्रेकियल ट्यूब है, नेजोफेरेंजियल एयरवे है, अम्बू बैग है, जो भी ऑक्सीजन सोर्स है, ये सारी चीज़ें हमें क्या है, जो भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर इमरजेंसी कंडीशन से डील करने के लिए जो भी आर्टिकल्स हमारे काम में आते हैं, उन सारे आर्टिकल्स को हमें क्या करना है, पेशेंट के बेड साइड पे रखना है, क्योंकि हो सकता है पेशेंट के अंदर कोई भी कॉम्प्लिकेशन है वो अराइज हो जाए। ठीक है। नॉर्मली इन सारे आर्टिकल्स के साथ साथ एक चीज़ और रखनी थी, कौन सी मेडिसिन बताई थी, जो मेडिसिन हमें रखनी है कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। देखिए, MgSO4 भी साथ में हमें क्या करना है, रखना है, रेडीली अवेलेबल रखना है। ठीक है। क्योंकि ये MgSO4 क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट है। MgSO4 क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट है। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। टोकोलाइटिक एजेंट का मतलब है ये क्या करता है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को क्या करता है, कम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे हम जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं उनको हम प्रिवेंट कर पाते हैं। अगर मान लीजिए हाइपरटोनिक कंडीशन हो चुकी है यूट्रस की, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या देना होगा, पेशेंट को MgSO4 एडमिनिस्टर करना होगा, ताकि पेशेंट के अंदर जो हाइपरटोनिक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं उनको हम क्या कर सकें, प्रिवेंट कर सकें। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने ऑक्सीटोसिन दिया और आपने फीटल हार्ट रेट चेक की, और उस टाइम पे अगर फीटल हार्ट रेट अगर अपसेंट है तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है। ठीक है। एज ए नर्स सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्फ्यूजन इमीडिएटली हमें क्या कर देना है, इन्फ्यूजन पंप को हमें क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है। स्टॉप द इन्फ्यूजन पंप को हमें क्या कर देना है, स्टॉप करना है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की वजह से हुआ है तो हमें पता लग गया। उसके बाद हमें क्या करना है, पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है। ठीक है। पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन देनी है। क्यों देनी है, ऑक्सीटोसिन का एक साइड इफेक्ट था, अगर आपको याद हो तो ऑक्सीटोसिन का एक साइड इफेक्ट था हाइपोटेंशन। मान लीजिए मैटरनल पे हाइपोटेंशन, माँ के अंदर हाइपोटेंशन हो रखा है। अब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, अगर आप पेशेंट को सुपाइन, मदर को अगर सुपाइन पोजीशन के अंदर रखोगे तो क्या होगा, जो ग्रेविड यूट्रस है, यूट्रस जिसके अंदर बच्चा है, वो क्या करेगा,
जो इन्फीरियर वेना केवा जो नीचे से पूरी लोअर बॉडी का लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का पूरा ब्लड लेकर के आ रही है, वेनस रिटर्न लेकर के आ रही है, उस पर क्या होगा, ग्रेविड यूट्रस क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा तो जो जो जितना अमाउंट ऑफ ब्लड आना चाहिए था वापस हार्ट के पास उतना अमाउंट नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है, पेशेंट को पोजीशन है वो साइड लाइन पोजीशन देनी है, ताकि पेशेंट को क्या हो सके, पेशेंट का जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का जो ब्लड है वो रिटर्न हो सके ईजिली, हम पेशेंट को ब्लड प्रेशर को मैनेज कर पाएँ। ठीक है, पेशेंट के साथ हमेशा रहना है क्योंकि ये क्रिटिकल सिचुएशन है। ठीक है, और दूसरी नर्स से हमें बोलना है या दूसरे नर्सिंग ऑफिसर को हमें बोलना है कि वो इमीडिएटली डॉक्टर को क्या करेगा, कांटेक्ट करे, ताकि डॉक्टर को बुलाए। हमें पेशेंट ऐसा नहीं है कि हाँ ये हो गया तो भाग के जाओ डॉक्टर के, ऐसा नहीं, एक वहाँ रुको, दूसरा डॉक्टर को बुलाने के लिए डॉक्टर को इमीडिएटली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, साथ के साथ हमें क्या करना है, एक कोई भी इन्फ्यूजन नॉर्मल सलाइन चलाएंगे, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देंगे, इन्फ्यूजन जो भी IV लाइन है उसको ओपन रखने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देंगे। IV लाइन जो भी कर रखा, जिस आई एम सॉरी, जिस कैनोला के थ्रू हम पेशेंट को ऑक्सीटोसिन एडमिनिस्टर कर रहे थे तो ऑक्सीटोसिन हमने हटा दिया, वहाँ पे हमें सिर्फ नॉर्मल सलाइन ऐड कर देना है, नॉर्मल सलाइन स्टार्ट कर देना है, ताकि जो वेन है उसके अंदर ब्लॉकेज ना आए। अब मान लीजिए जैसे ही हेल्थ केयर प्रोवाइडर आते हैं और हमें कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये मेडिसिन आप एडमिनिस्टर कीजिए, तो हम क्या करेंगे, अगर वेन ओपन रहेगी तो हम क्या करेंगे, ईजिली हम पेशेंट को वो पर्टिकुलर जो मेडिसिन जो डॉक्टर की हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाएगी वो सारी की सारी हम स्टार्ट कर देंगे और इमीडिएटली हमें उसके रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। साथ में हमें क्या करना है, पेशेंट को 8 से 10 लीटर ऑक्सीजन देनी है फेस मास्क का यूज़ करते हुए। ठीक है, फेस मास्क का यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन लगानी है, पेशेंट को ऑक्सीजन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि पेशेंट के अंदर हो सकता है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी हों। और साथ के साथ हमें असिस्ट करना है पेशेंट के वाइटल साइन, हार्ट रेट, फीटल हार्ट रेट, पैटर्न एंड ड्यूरेशन ऑफ पॉर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को भी असिस्ट करना है, फीटल हार्ट रेट भी हमें असिस्ट करनी है, साथ के साथ हमें असिस्ट करना है वाइटल साइन ऑफ पेशेंट, फीटल हार्ट रेट और ड्यूरेशन एंड पॉर्स ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, असिस्ट करनी है। नेक्स्ट क्या करना है, जो कुछ भी हमने ये सारा काम किया है, ठीक है, जो कुछ भी सारा हमने ये काम कर रखा है, जो कि आप स्लाइड पे देख रहे हो, जो भी आप बोर्ड पे देख रहे हो, ठीक है, वो सारा जो काम किया है उस काम को हमें क्या करना है, पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स में हमें रिकॉर्ड करना है कि क्या हुआ और कैसे हमने उसको मैनेज किया, कौन कौन से उसके एक्शंस हमने लिए, ये सारा हमें क्या करना है, पेशेंट के रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करके रखना है। नेक्स्ट वन है डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट वन है कि डोज ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन की डोज कैसे क्या करना है। ठीक है, तो डोज की बात करें, ऑक्सीटोसिन की डोज की बात करें तो ऑक्सीटोसिन की जो डोज है उसको देखिएगा स्टूडेंट। ऑक्सीटोसिन की जो डोज होती है उसके अंदर देखिए, अगर इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, इन केस ऑफ नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, अगर किसी पेशेंट की नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो रही है तो उस कंडीशन के अंदर क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं, इन्फ्यूजन जो ऑक्सीटोसिन है उसकी ऑक्सीजन चल रहा था पेशेंट को, या फिर ऑक्सीटोसिन है वो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर बन रहा था। अब हमें ऑक्सीटोसिन कब देना है पेशेंट को, बाहर से ऑक्सीटोसिन नॉर्मल डिलीवरी के अंदर कब देते हैं। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के अंदर हम ऑक्सीटोसिन कब देंगे, देखिए जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, लेबर की प्रोसेस के अंदर हम पढ़ेंगे, जब भी हम लेबर की प्रोसेस पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि डिलीवरी ऑफ बेबी, जैसे ही डिलीवरी ऑफ बेबी हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर IM, 10 यूनिट IM लगाना है। ठीक है, 10 यूनिट IM हमें क्या करना है, पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देना है। ठीक है, 10 यूनिट एडमिनिस्टर करने के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है कि अब जब तक प्लासेंटा की डिलीवरी ना हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमें वेट करना है कि प्लासेंटा की डिलीवरी हो। ठीक है, और जैसे ही प्लासेंटा की डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा की डिलीवरी होते ही हमें क्या करना है, 20 से 25 एज पर डॉक्टर एडवाइस 20 to 25 इंटरनेशनल यूनिट आइसोटोनिक फ्लूइड के साथ हमें क्या करना है, IV रूट से एडमिनिस्टर करना है। IV रूट, IV रूट के साथ हमें क्या करनी है, वो एडमिनिस्टर करनी है। ठीक है, आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। एक बार दोबारा इसको स्टडी करते हैं, रिपीट करते हैं। जब भी इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, देखिएगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी की कंडीशन के अंदर क्या होगा, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा आउट हो जाता है, बच्चा आउट होने के बाद हमें क्या करना है, बच्चा आउट होने के बाद हमें 10 यूनिट इंट्रामस्कुलर लगाने। ठीक है, नॉर्मली 5 यूनिट आती है 1 ml के अंदर, 5 यूनिट आते हैं, तो हमें क्या करना है, 2 ml ऑक्सीटोसिन है वो लगा देना है। ठीक है, और हमें क्या करना है, 2 ml ऑक्सीटोसिन है वो क्या करना है, लगा देना है। ठीक है, अब दूसरा क्या किया, क्या अभी बच्चे की डिलीवरी, बच्चा बाहर आया, बच्चे बाहर आते से ही हमने क्या कर दिया, 10 यूनिट IM लगाए। 10 यूनिट IM लगाने के बाद हमें क्या करना है, वेट करना है। कब तक वेट करना है, जब तक कि प्लासेंटा की डिलीवरी ना हो जाए।
अब प्लासेंटा की डिलीवरी भी हो गई सब, तो प्लासेंटा की डिलीवरी होने के बाद हमें क्या करना है, 20 से 25 यूनिट हमें क्या करना है, आईवी फ्लूइड के साथ हमें एडमिनिस्टर करना है। ये हमें देनी है आईवी रूट के साथ, आईवी रूट के साथ, ये हमें क्या करना है, आईवी रूट के साथ एडमिनिस्टर करना है। तो आई होप आपको ये रेजिमेंट समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, लेकिन मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी का मैंने बता दिया कब करना है, बच्चा डिलीवर हुआ, बच्चा की डिलीवरी हो, बच्चा जैसे ही बाहर आया, बाहर आते ही 10 यूनिट तो आईएम लगाए, उसके बाद प्लासेंटा की डिलीवरी का वेट किया, प्लासेंटा की डिलीवरी हो गई, प्लासेंटा की डिलीवरी होती है 20 से 25 इंटरनेशनल यूनिट हमें आईवी रूट से हमें इन्फ्यूजन के साथ, आईवी इन्फ्यूजन के साथ हमें देने हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इन केस ऑफ सिजेरियन सेक्शन, सिजेरियन सेक्शन में कब देना है ऑक्सीटोसिन, तो देखिए सिजेरियन सेक्शन की बात करें तो सिजेरियन सेक्शन के अंदर हमें देना है, कब देना है, जैसे ही बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना है, आईवी रूट से मतलब इन्फ्यूजन के साथ, इन्फ्यूजन मतलब बॉटल के अंदर डालेंगे 500 ml, 500 ml नॉर्मल सेलाइन के अंदर हम क्या करेंगे, 500 ml नॉर्मल सेलाइन, 500 ml NS के अंदर हमें क्या करना है, 20 to 25 IU इंटरनेशनल यूनिट ऑक्सीटोसिन के यूनिट हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर कर देना है। तो उसके साथ हमें ये एडमिनिस्टर करना है। नेक्स्ट वन है, थैंक यू। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट्स का आंसर करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट है, आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।